हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण का कंप्लीट कोर्स, फुल कोर्स। जितने भी एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जहाँ पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण पूछी जाती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, यूपीपीसीएस का एग्जाम दो, ग्रेजुएशन में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर होता है चाहे आप वो पेपर दो, या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि आप ये पूरा कोर्स जो कि 40 से 50 वीडियो में 40 से 50 क्लासेस में हम खत्म कर देंगे पूरा, तो आप पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। तो इस कोर्स की आज ये हमारी पहली क्लास है। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आपको विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो आप लोग देखना, आपको बहुत मजा आएगा। बताइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और सारी चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको एक कंसंट्रेशन बना के पूरी क्लास को देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये चीज़ें हैं क्या। तो पारिस्थितिकी के बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोज में, कुछ क्लासेस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली आज पहली क्लास है तो हम आज पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो देखो, पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट क्या है। पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। किससे मिलकर बना है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। यदि इसको हम पर्यावरण को तोड़ेंगे तो परि और आवरण में टूट जाएगा। परि जो है ये संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है, आवरण एक शब्द है। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का क्या अर्थ है? चारों ओर। आवरण का क्या अर्थ है? कवर, ढके हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ढका हुआ या ढके हुए, या फिर बोल सकते हो आप घिरे हुए। ठीक, घिरे हुए बोल सकते हो। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मतलब कि ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को चारों ओर से ढके हुए है या घेरे हुए है, वो क्या है? पर्यावरण है। तो अभी तक हमने समझा पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। पर्यावरण के लिए अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के लिए अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। अब इसका भी हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। इन्वायरमेंट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर शब्द से, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। ठीक है, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ लगभग वही है। तो मतलब कि ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को चारों तरफ से घेरे हुए है, वो क्या है? पर्यावरण है या फिर इन्वायरमेंट है। यह हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसकी परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, परिभाषा इसकी जो कहती है, इसको एक बार अच्छे से हम लोग समझते हैं। किसी जीव के चारों ओर जैविक एवं अजैविक दशाएं एवं उनके मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं या फिर परस्पर क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती है। इसे एक बार समझिए, किसी भी जीव के चारों ओर जैविक एवं अजैविक दशाएं एवं उनके मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं क्या है? पर्यावरण है। अभी इसमें, इस परिभाषा में हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, जैविक और अजैविक। देखो, हम सारे शब्दों का मतलब समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी चीज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए हम सारे शब्दों का मतलब आपको बताते चलेंगे, कहीं पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको सिर्फ ध्यान से, शांत मन से आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तो हमने क्या परिभाषा बताई, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है
किसी जीव के चारों ओर घिरी हुई भौतिक, देखो हमने अजैविक का इस्तेमाल किया है, तो भौतिक को आप अजैविक भी बोल सकते हो। अजैविक क्या है? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वे सारी चीजें क्या है? अजैविक हैं। ठीक है। और जैविक क्या है? जैविक वे सभी चीजें हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जैविक में जीवन पाया जाता है, अजैविक या भौतिक में जीवन नहीं पाया जाता। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो भौतिक है और अजैविक है, जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है दशाएं, इसको आप लोग दिशाएं ना समझना, क्योंकि दिशाएं जो होती हैं डायरेक्शन होती है। दशा, यहाँ दशा है मतलब कि कंडीशन, इसका मतलब क्या है? कंडीशन कैसी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि दशाएं का क्या मतलब है, कंडीशन से इसका अभिप्राय है। ठीक है। एवं उनके मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं को हम पर्यावरण कहते हैं। किसी जीव के चारों ओर घिरी हुई भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब ये जो परिभाषा है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हमने आपको बताई है। परिभाषा पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 में ये अधिनियम बनाया गया है। ये आपको कंफर्म याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। हमने बात करी कि अजैविक या फिर भौतिक की, तो अजैविक में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो अजैविक के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। यदि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम लेंगे तो आपके पास करोड़ों चीज़ें हैं, करोड़ों नहीं अरबों चीज़ें आपके पास है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं हम, मुख्य रूप से 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। ऐसे में टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, इन सभी में जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता? पहली चीज़ जो आपका है स्थल मंडल। पहली चीज़ें क्या है? स्थल मंडल। ये क्या है? भौतिक है और अजैविक है क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़ आपका है जलमंडल मुख्य रूप से, और तीसरी चीज़ जो आपका है वायुमंडल। इन तीनों चीज़ों में जीवन नहीं पाया जाता। ये चीज़ें भौतिक हैं और अजैविक हैं। अभी आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कैसे, तो देखो इन तीनों चीज़ों में जीवन तब नहीं पाया जाएगा जब ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तब इसमें जीवन नहीं पाया जाता। मान लीजिए जलमंडल है ही नहीं, जलमंडल नहीं है तो जिसमें जल पाया जाता है उसको हम जलमंडल कहेंगे, मतलब जितने एरिया में जल पाया जाता है उसको हम जलमंडल कहेंगे। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक गैसों का आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ये क्या है? वायुमंडल है। स्थल मंडल जिस जमीन पे हम रहते हैं, जहाँ पर हम घर बनाते हैं, जहाँ पर हम खेलते कूदते हैं, वही क्या है? स्थल मंडल है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज मिसिंग है, इन तीनों चीज़ों में से अगर भी कोई एक चीज़ मिसिंग है तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि जलमंडल है ही नहीं है, जल है ही नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? मान लो जल है, वायु नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? मान लो वायु और जल दोनों है, स्थल नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? नहीं। इन तीनों चीज़ों को होना आवश्यक है, तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा। मतलब कि अलग अलग ये तीनों चीज़ें क्या हैं? भौतिक हैं और अजैविक हैं। अब एक चीज़ और समझिए, एक वर्ड आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं जैवमंडल। उस शब्द का नाम क्या है? जैवमंडल। तो जैवमंडल है क्या? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों चीज़ों का जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पर जिस भी एरिया में ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पर क्या निर्माण होता है? जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल है क्या? जहाँ पर जिस एरिया में जीवन संभव है वो क्या है? जैवमंडल है। ऐसा मंडल जिसमें जीवन पाया जाए, जीवन संभव है, वो क्या है? जैवमंडल है। और जैवमंडल का निर्माण कैसे होगा? जब ये तीनों चीजें
किसी जगह पे मिलेंगी। जब इन तीनों चीजों का मिलन होगा, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का जब मिलन होगा, तो ये जैव मंडल का निर्माण करेंगे, बायोस्फीयर का निर्माण करेंगे। आई होप आपको जैव मंडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो जैव मंडल का निर्माण नहीं होगा, मतलब कि वहां जीवन संभव नहीं होगा। आई होप आप इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। अब हम जैविक की बात करते हैं। तो अभी तक हम अजैविक समझ रहे थे। अजैविक में 3 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अब जैविक की बात करेंगे तो जैविक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहली चीज पादप, दूसरी चीज है आपकी जंतु, और तीसरी चीज आपकी है सूक्ष्म जीव। तीसरी चीज क्या है आपकी? सूक्ष्म जीव। ठीक है, पादप क्या है? पादप है प्लांट, पौधा, मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे आपके चारों ओर दिखाई देते हैं वो सभी की सभी चीजें क्या हैं? पादप हैं। क्या पादपों में जीवन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। तो ये चीज क्या है? जैविक चीजें हैं। पादप में जिसमें भी जीव पाया जाता है वह जैविक है। तो पादप में पाया जाता है तो पादप क्या है? जैविक है। दूसरी चीज हमारे पास जंतु। जंतु में सभी जीव आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर आएंगे, इसमें मानव भी आ जाएंगे, सभी जीव आ जाएंगे जंतु में। तो जंतुओं में तो जीवन पाया जाता है, ये भी हो गया क्या? जैविक। सूक्ष्म जीव, इनमें भी जीवन पाया जाता है, जो कि हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। जब उनको हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में भी जीवन पाया जाता है। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें हैं जैविक। तो बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है और जल मंडल क्या है। आगे इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप अभी परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको विधिवत समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनवाया गया है, उसमें कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी चीजें, किस चीज में कंफ्यूजन है, किस चीज में आपको डाउट है। वो सारी चीजें हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि पर्यावरण जो है ये कितने चीजों से मिलकर बना है ना। पर्यावरण के बारे में हमने समझ लिया, इसकी परिभाषा देख ली, पर्यावरण है क्या इसको भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि पर्यावरण कितने चीजों से मिलकर बना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, पर्यावरण के घटक एवं उसके पर्यावरणीय कारक। घटक का क्या मतलब है भाई? हमने कहा था कि सारे वर्ड का मतलब हम बताते चलेंगे, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण के घटक क्या है? जिन जिन चीजों से, जिन जिन कंपोनेंट से कोई चीज मिलके बनी होती है वे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। पर्यावरणीय कारक क्या है? जो चीजें पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करते हैं वो सभी क्या है? पर्यावरणीय कारक है। चलिए आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण जो है मुख्य रूप से 3 संघटकों से मिलकर बना है। 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला जो घटक है वो है भौतिक घटक या फिर अजैविक घटक, संघटक भी बोल सकते हो। ठीक है, भौतिक या अजैविक घटक। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है जैविक घटक। अभी हम इन सभी की चीजों में आपको बता चुके हैं, भौतिक क्या है, अजैविक क्या है और जैविक क्या है। और तीसरी चीज जो है हमारी वो है ऊर्जा संघटक। ठीक है, तो ऊर्जा संघटक, देखो पर्यावरण सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। इवन पृथ्वी पूरी इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज क्या है? भौतिक या फिर अजैविक घटक, दूसरी क्या है? जैविक घटक, और तीसरी क्या है? ऊर्जा। इन्हीं तीनों चीजों से तो मिलकर बनी है हमारी पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। भौतिक घटक जो है ये फिर से 3 चीजों से मिलकर बने हैं। पहली चीज क्या है? वायुमंडल, जैसे कि अभी हमने तीनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझाया, जल मंडल और स्थल मंडल। ठीक है, भौतिक घटक क्या है? 3 भौतिक घटक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। आगे बढ़ते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत भी 3 चीजें आती हैं, हम तीनों चीजों के बारे में आपको बता चुके हैं। और ऊर्जा के अंतर्गत सिर्फ एक चीज आती है, सूर्य का प्रकाश। आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं
सभी का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य ही है। पृथ्वी के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों में जो ऊर्जा है, उनका जो अंतिम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब सभी चीजों के बारे में एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको सारी चीजें तो हमने समझाई दी, एक बार ओवरव्यू ले लो ताकि आपको सारी चीजें रट जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। हमने कहा पर्यावरण कितने चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है, भौतिक या अजैविक कारक, जैविक कारक और ऊर्जा संगठक। भौतिक या फिर अजैविक क्या है? ये 3 चीजों से मिलकर बना है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, यह क्या है? वायुमंडल। जलमंडल क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर जल पाया जाता है, वो जलमंडल है। और स्थलमंडल क्या है? जिसपे हम निवास करते हैं, अपना घर बनाते हैं, खेलते कूदते हैं, हंसते गाते नाचते कूदते हैं। ये सब कहाँ करते हैं हम लोग? स्थलमंडल पे करते हैं, जमीन पे करते हैं। तो तीनों चीजों आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो जैविक संगठक क्या है? जैविक संगठक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। पादप क्या है? सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जितने भी तरीके के पेड़ पौधे आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं, हर वो पौधा, चाहे वो फसल हो, चाहे बड़े पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, सभी के सभी क्या है? पादप हैं। जीव क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है, वैसे तो जीवन पादपों में भी पाया जाता है। जीव क्या है? जानवर और आदमी, ये सभी क्या है? जीव हैं या फिर जंतु कह लो। सूक्ष्म जीव क्या है? बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरसेस हो गए, ये सभी के सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हमें दिख जाते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। तीसरी चीज क्या है जिससे मिलकर हमारा पर्यावरण बना है? वो है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाती है, कोई भी एक चीज कम है, तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, तब भी जीवन संभव नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर पादप भोजन नहीं बना पाए तो फिर हमारा भोजन कहाँ से आएगा? समझ लो, जितने भी जीव हैं इस धरती पर, जितने भी जीव हैं, सभी के सभी क्या हैं? परपोषित हैं। देखो, 2 वर्ड हैं, परपोषित और स्वपोषित। इनका मतलब समझ लो। स्वपोषित का मतलब क्या है? वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन जो है खाने का इंतजाम स्वयं करते हैं, मतलब सेल्फ बनाते, स्वयं बनाते। परपोषित क्या है? वे जंतु, वे चीजें, जंतु ही बोलेंगे, वे जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्या है? परपोषित है। मतलब कि वो दूसरों के द्वारा पोषित किए जाते हैं। स्वपोषित मतलब स्वयं के द्वारा उनका पोषण हो रहा है। ठीक है, तो हम समझा रहे थे आपको कि अगर सूर्य मिसिंग होगा तो कोई भी पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा। जितने भी पादप होते हैं ये स्वपोषित होते हैं। ठीक है, जितने भी पौधे होते हैं, क्या ये किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं? नहीं, ये अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या है? जितने भी पादप हैं स्वपोषित हैं। तो सूर्य अगर मिसिंग है तो पादप भोजन नहीं बना पाएंगे, पादप भोजन नहीं बना पाएंगे तो हमारा भोजन कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि हम परपोषित हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। भाई हम सब्जी लेके आते हैं, वो भी तो एक तरीके का पादप है। अगर वो भोजन नहीं बना पाएगा, सब्जी अपने आप को ग्रो नहीं करेगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या सब्जी हमको प्राप्त हो पाएगी? और वो अपना भोजन किससे बनाता है? सूर्य के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो सूर्य वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य की ऊर्जा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे कि इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग होती है तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। किस प्रकार संभव नहीं हो पाएगा, वे चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि नहीं? वे सारी चीजें हमने आपको समझा दी कि अगर इन तीनों चीजों में से कोई चीज मिसिंग होती है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं पर्यावरण का जो पहला घटक था हमारा, भौतिक या अजैविक घटक, फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। हालांकि कुछ चीजें तो हम इसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब डिटेल में अच्छी तरीके से विधिवत और समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूट के ना जाए इस तरीके, इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा। चीजों को रटने से आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, चीजों को समझो और अच्छे से समझो। तो सबसे पहले घटक की बात करेंगे, भौतिक घटक।
भौतिक घटक के अंतर्गत तीन चीजें आती है, जैसा कि हमने बताया, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन्हें क्रमशः स्थलमंडल में क्या होता है, मृदा होती है। मृदा क्या है, मिट्टी। मृदा क्या है, मिट्टी है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है, जलमंडल। जलमंडल में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तीसरी चीज क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायु पाया जाता है। तो इन तीनों चीजों को, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को हम क्रमशः मृदा और जल और वायु भी बोल सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। भौतिक घटक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। तो जितने भी भौतिक घटक है, इसको समझ लीजिए, जितने भी भौतिक घटक हैं वे जीवों की सफलता का निर्धारण करते हैं एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। किस पे प्रभाव डालते हैं, इन चार चीजों पे प्रभाव डालते हैं। पहली चीज बनावट, दूसरी चीज क्या है, जीवन चक्र, और तीसरी चीज क्या है, शरीर, चौथी चीज क्या है, व्यवहार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं और जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर यही चीजों का तो डिफरेंस है। जो भौतिक घटक हैं, जो अजैविक घटक हैं, वही तो परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं पर ठंडा मौसम है, कहीं पर गर्म मौसम है। तो उन दोनों जगहों के जीवों में क्या आपको कुछ अंतर नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। तो ये परिवर्तन क्या है, भौतिक घटक क्या परिवर्तित करते हैं, हमारे शरीर की बनावट को परिवर्तित करते हैं, मतलब किसी भी जीव की बनावट को परिवर्तित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। हमारे जीवन चक्र पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, भौतिक कारक, भौतिक या फिर अजैविक घटक जो है शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ऑटोमेटिक आप उनके शरीर में अंतर देख पाएंगे कि ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति गोरा दिखेगा आपको गर्म प्रदेश में रहने वाले की अपेक्षा। ठीक है। तो ये शरीर पर इफेक्ट पड़ता है और उसके व्यवहार पर भी प्रभाव डालते हैं। कौन, भौतिक संगठक प्रभाव डालते हैं। तो हमने आपको बताया था कि भौतिक घटक के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। आइए उन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमने क्या बताया आपको, वायुमंडल बताया। इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है, हमने आपको बताया कि पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ गैसीय आवरण है, यही हमारा वायुमंडल है। सिंपल सी बात, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण क्या है, वायुमंडल है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, गैसें तो पाई ही जाती हैं, इसमें जल वाष्प भी पाया जाता है, जिसके द्वारा बारिश संभव हो पाती है। बारिश कैसे होती है, समुद्र का जल वाष्पित होकर जब ऊपर जाता है तो संघनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, वर्षा होती है। तो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प भी पाया जाता है और यहाँ पर धूल के कण भी पाए जाते हैं। ऐसे नग्न आंखों से भी धूल के कण आपको वायुमंडल में दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने महसूस ही किया होगा, देखा ही होगा कि वायुमंडल में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जीव व वनस्पति को जीवित रखने के लिए आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल जो है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, जीव व वनस्पति को जीवित रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो भाई अगर वायु नहीं होगा, वायु में क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन होता है, CO2 होती है और आर्गन होती है ना। तो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन। सांस लेने में हम ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वायुमंडल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वायुमंडल की परतों में से केवल दो परतें, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है।
तो समझ लीजिए इसको, वायुमंडल में जो है 5 परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 5 लेयर्स इसमें होती हैं, 5 परतें होती हैं। सब इन 5 परतों का आपको क्रम याद होना चाहिए। कई बार पूछता है कि इस लेयर के नीचे कौन सी लेयर है, इस लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 5 लेयर का जो क्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए। सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं। सबसे निचली जो लेयर है, सबसे निचली जो परत है वो क्या है, क्षोभ मंडल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। इस क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है हमारा मध्य मंडल। अभी इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल, इसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं सारी चीजें समझेंगे, उसके बाद क्या होता है, वायुमंडल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं अब वायुमंडल की परतों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको 5 परतें अभी बताई, उनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली परत हमारी जो है वो है क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, मंडल को स्फेयर बोला जाता है, तो स्फेयर तो सब में रहेगा। ये आपको याद करने का तरीका समझना चाहिए कि किस तरीके से हम याद करेंगे सभी चीज़ों। ठीक है, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्षोभ मंडल जो है, सबसे पहला पॉइंट आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो है इसकी ऊंचाई को लेकर। ठीक है, इसकी ऊंचाई को लेकर। तो समुद्र, देखो किसी भी परत की, वायुमंडल की किसी भी परत की जो ऊंचाई नापी जाएगी वो समुद्र तल से नापी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वायुमंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करेंगे। तो क्षोभ मंडल जो है समुद्र तल से ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है, 18 से 20 किलोमीटर है। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ये ऊपर उठता जाता है। अगर आप ध्रुवों से चलना स्टार्ट करोगे तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्रुवों पर क्या है, इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पे 1820 किलोमीटर हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जैसा कि मैंने आपको क्रम बताया, सबसे निचली परत कौन सी थी, क्षोभ मंडल थी। इसको हम एक क्रम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं इसी में घटती है। यहाँ पर आगे दिया गया है मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में घटती हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं या फिर वायुमंडल की कौन सी परत में घटती है। तो आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री। देखो क्षोभ मंडल की बात करेंगे, सभी जितनी भी परतें हैं सभी का तापमान बढ़ने का क्रम अलग अलग है। तो क्षोभ मंडल की विशेषता बात करेगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि क्षोभ मंडल में कितने मीटर के बाद उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि 65 मीटर चलने के बाद 1 डिग्री तापमान हमारा बढ़ जाता है क्षोभ मंडल में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे समताप मंडल की। किसकी बात करेंगे, समताप मंडल की। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि इस मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 50 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन गैस पाए जाने के कारण इस मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि ओजोन मंडल हम किस मंडल को कहते हैं। तो समताप मंडल को हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसको हम ओजोन मंडल बोलते हैं।
ठीक है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला इसका O3 होता है। ओजोन का काम क्या है भैया, ओजोन का काम है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाना। स्किन का जो कैंसर होता है इसी से होता है, ठीक है। तो स्किन का कैंसर हमें ना होने पाए इसके लिए पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, बता चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस मंडल के निचले हिस्से में वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि वायुयान उड़ने के लिए सबसे अनुकूल दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, तो समताप मंडल में पाई जाती हैं। जितने भी, हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह तो नीचे उड़ते हैं, मतलब नीचे जमीन पर नहीं उड़ते हैं, कुछ ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, तो वो जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। रीजन उसका ये है क्योंकि क्षोभ मंडल में हमने अभी आपको बताया इसमें धूल के कण पाए जाते हैं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसमें होती हैं, मतलब कि बारिश भी इसी से होती है। इसके ऊपर बादल नहीं बनते हैं, समताप मंडल में बादल नहीं बनेंगे। अगर मान लो क्षोभ मंडल में कोई प्लेन उड़ रहा है, अगर बारिश का मौसम हो गया तो बादलों के बीच उसको फ्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, धूल के कण कहीं पे मिल गए तब भी उसको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल को इंग्लिश में हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। मध्य मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बारे में कुछ चीज़ें हम समझते हैं। मेसोस्फेयर जो है इसकी ऊंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 80 किलोमीटर समुद्र तल से। कहाँ से, समुद्र तल से, सभी ऊंचाई हम समुद्र तल से नापेंगे। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। उल्का पिंड इसी मंडल में आकर जलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन कभी अभी तक पूछा नहीं गया। कुछ एग्जाम में पूछा भी गया होगा लेकिन जितने पेपर हमने एनालिसिस करे हैं उसमें तो अभी तक ये नहीं पूछा गया, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उल्का पिंड संबंधी, उल्का पिंड जो है इसी मंडल में आकर जल जाते हैं। ये मंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी पर उल्का पिंड गिर जाए तो बहुत जनधन की हानि हो सकती है। नेक्स्ट मंडल जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ताप मंडल। इसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। आयन मंडल क्यों बोलते हैं भाई, ये चीजें समझ लो। इसमें आवेशित धूल के कण पाए जाते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं, धूल के कण नहीं बोलेंगे इसमें हम, आवेशित कण पाए जाते हैं। आवेशित कण आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आवेशित कण को हम क्या बोलते हैं, आवेशित कण को हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो तापमंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं, आवेशित कण पाने की वजह से इसको, आवेशित कण पाए जाने की वजह से ही आयन मंडल बोलते हैं। आवेशित कण पाए जाने की वजह से आयन मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आवेशित कण को हम आयन कहते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 500 किलोमीटर तक है समुद्र तल से, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो आपको याद रखना है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिनको हम आयन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर वापस कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, ये जो कण हैं ये क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को वापस कर देते हैं। क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि संचार के लिए कौन सा मंडल, संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे अनुकूल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए क्या है, तापमंडल या फिर आयन मंडल। क्यों है, क्योंकि जो आवेशित कण हैं, जो आयन है, वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस पहुंचा देते हैं, इसलिए वहां पर संचार क्या होता है, बहुत सुलभ होता है, बहुत अनुकूल होता है। तो इसलिए जितने भी संचार उपग्रह हैं, जितने भी संचार की सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, वो सभी की सभी कहाँ छोड़ी जाती हैं,
वो आयन मंडल में छोड़ी जाती है, ताप मंडल में छोड़ी जाती है। ताप मंडल को थर्मोस्फीयर, आयन मंडल को क्या बोलेंगे, आयनोस्फीयर। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि संचार संबंधी जितने भी उपग्रह हैं वो किस मंडल में छोड़े जाते हैं या फिर वायुमंडल की कौन सी परत में छोड़े जाते हैं, तो आपको याद रखना है आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। वायुमंडल के बारे में सिर्फ 2 पॉइंटें आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई 500 किलोमीटर से अंतरिक्ष तक है। 500 किलोमीटर के ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 किलोमीटर से प्लस है। ठीक है, और कहाँ तक है, अंतरिक्ष तक है। तो कई किताबों में है दिया गया है कि इतनी ऊंचाई है, लेकिन अभी इसके बारे में वैज्ञानिकों को मतभेद है कि वायुमंडल की ऊंचाई कहाँ तक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी भी ऊंचाई इसकी नहीं पूछी जाती, क्योंकि इसमें अभी कंफ्यूजन है साइंटिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, इसमें कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो ये मान लो कि अनुसंधान संबंधी जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या है, तो इसको समझ लो। उपग्रह जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह होता है मानव निर्मित, एक उपग्रह होता है नेचुरल। जैसे पृथ्वी, इसको अच्छे से समझो उदाहरण से। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्या बताओ, चंद्रमा जो है क्या हम इंसानों ने बनाया है, नहीं बनाया। तो जो चीजें हम इंसान ने नहीं बनाई वो चीजें क्या है, नेचुरल है। क्या है वो चीजें, जो चीजें हम इंसान ने नहीं बनाई वो चीजें नेचुरल हैं। और जो चीजें हम इंसान ने बनाई हैं वो क्या है, मैन मेड है। मैन मेड, या फिर इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जो चीजें हमने नहीं बनाई वो है नेचुरल, जो चीजें हमने बनाई हैं वो है आर्टिफिशियल। तो उपग्रह 2 होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, हिंदी में इसके लिए क्या वर्ड है, कृत्रिम है। ठीक है, तो इसको उपग्रह हम समझ रहे थे। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह, दूसरा होता है प्राकृतिक उपग्रह। ठीक, प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह है जिसको हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, और प्राकृतिक उपग्रह वो है जिसको हमने नहीं बनाया, मतलब कि जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। और पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह तो लाखों की संख्या में है। बहुत सारे अनुसंधान होते रहते हैं और उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। जैसे कि अभी जो है एलोन मस्क ने स्पेस एक्स जिनकी एजेंसी है, उन्होंने स्टारलिंक नामक एक नेटवर्किंग सिस्टम लॉन्च करने का सोचा है। तो उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट स्थापित करी हैं। वो सारी सैटेलाइट उन्होंने संचार संबंधी स्थापित की हैं, लेकिन वो कहाँ करी हैं, वो करी है इन्होंने आयन मंडल में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, वायुमंडल में स्थापित किया गया है। वो भी क्या है, एक उपग्रह है। क्या है, एक उपग्रह है जो कि आदमियों द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो इस तरीके से हमारी जो वायुमंडल की 5 लेयर हैं, जो 5 परतें हैं, उनको हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो भौतिक संगठन के अंतर्गत हमने आपको कितनी चीजें बताई थी, 3 चीजें बताई थी, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो जलमंडल अब हम पढ़ेंगे, मतलब कि जल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वायुमंडल हम पढ़ चुके हैं, है ना, वायुमंडल की 5 परतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल क्या है। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि जल क्या है, तो जल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जल की कुल मात्रा समान रहती है। जल की कुल मात्रा क्या है, समान रहती है। मतलब कि जल ना तो कभी कम होता है ना जल कभी ज्यादा होता है। जल की मात्रा हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो है जल वनस्पति के प्रकार उसके संगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
जल किस पे प्रभाव डालता है? वनस्पति के प्रकार, उसके संगठन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। वनस्पति का प्रकार कैसा होगा, तो इसको ऐसे समझिए, हर जगह पर फलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, हर जगह पे दालों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, कुछ जगहों पर गेहूं चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता, और कुछ जगहों पर विशेष रूप से सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जहां पर जैसी जलवायु पाई जाएगी वहां पर वैसे ही फसलों का उत्पादन किया जाएगा। जल क्या है? ये वनस्पति के प्रकार और उसके संगठन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चाइना में पाए जाने वाले आम और इंडिया में पाए जाने वाले आम बहुत, आप अगर दोनों आम को कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलेगी ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वनस्पति के प्रकार पर क्या मतलब है, कि वनस्पति के प्रकार पर जो प्रभाव है वो उसका क्या मतलब है, और उसके संगठन पर इसका प्रभाव का क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें आंशिक रूप से घुली होती हैं। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो ऑक्सीजन तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा आपको ना। तो जल में क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी आंशिक रूप से, आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा, आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में घुली रहती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, भौतिक संगठन के अंतर्गत 3 चीजें थी, पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थलमंडल, मतलब कि मृदा, मिट्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी आप सभी को पता होगा, ये हमने यहाँ पर फोटो भी लगा दी है, ठीक है। ये फोटो भी आप देख लो, यहाँ पर पौधा जो है उग रहा है, सबसे पहले बीज लगाया गया, ये अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा निकला, फिर ये पौधा बड़ा हो गया, ठीक है। जल के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यह एक खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। मिट्टी क्या है? यह एक खनिज आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। मिट्टी किससे हमारा बना होता है बताओ? तो ये खनिज किससे बना होता है? खनिज और अपघटित कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से बनती है हमारी मिट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी कभी कभी पूछा जाता है कि मिट्टी किससे बनती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय तथा स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से होता है। तो मृदा का निर्माण दूसरी तरीके से यदि हम बात करें तो शैलों के अपरदन अथवा अपक्षय तथा स्थानांतरित तलछटों का जल या फिर वायु के द्वारा अपरदन से होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, मृदा में पौधों, फसलों, घास तथा वनों की वृद्धि होती है, जिस पर मानव भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा अन्य वस्तुओं की निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। भाई सारे काम तो हमारे मृदा पर ही होते हैं, मिट्टी पर ही होते हैं। जैसे भोजन का निर्माण, जितने भी सब्जियां उगाते हैं कहाँ पर? जमीन में ही तो उगाते हैं। भोजन का निर्माण, जब हम आपने कुछ पौधों को उगाते हैं तो उन्हीं से क्या होता है? हमें वस्त्र प्राप्त होता है ना। जमीन पे क्या होता है? पादपों को हम उगाते हैं, पौधों को उगाते हैं, और उन्हीं पौधों से क्या हमें मिलता है? वस्त्र मिलता है, और उन्हीं पौधों से हमें लकड़ी मिलता है ना। एवं अन्य जो निर्माण की वस्तुएं हैं वो सभी के सभी सामग्री क्या करते हैं? हम स्थल मंडल पर ही बनाते हैं, स्थल मंडल पर ही बनाते हैं, और मिट्टी से, स्थल मंडल मतलब मिट्टी से ही बनाते हैं। सारी चीजें मिट्टी से ही निर्मित होती, ठीक है। सभी की सभी चीजें किससे निर्मित होती? मिट्टी से। इन्हीं में हम विभिन्न प्रकार के पादपों का निर्माण करते हैं, उगाते हैं, और उन्हीं से अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी सारे चीज़ें क्या हैं? किसी न किसी प्रकार के पादप से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो ये 4th पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा स्लाइड शो में पीछे रह गया था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। मृदा जो है भूपर्पटी के सबसे ऊपरी परत है, बेसिक सी चीज है, ध्यान में रखना। मृदा पूरी नहीं है, जितनी मोटी पृथ्वी की लेयर है ये पूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि पूरी पृथ्वी पर जितनी मोटी लेयर है इसकी, वो नहीं है मृदा।
मृदा, इसने क्या कहा कि मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है। तो भूपर्पटी की जो सबसे ऊपरी परत है वही मृदा है। बस आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो अभी तक हमने जो है पर्यावरण के संगठक के बारे में भौतिक के अंतर्गत ये तीनों चीज़ों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक घटक अभी तक हम देख रहे थे। भौतिक घटक के अंतर्गत हमने वायुमंडल पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, स्थल मंडल पढ़ा। ठीक, वायु के बारे में हमने जाना, जल के बारे में हमने जाना और मृदा के बारे में हमने जाना। ठीक है, मृदा के बारे में हमने जाना। अब हम जैविक घटक देखेंगे। अभी तक हम अजैविक देख रहे थे, घटक देखेंगे। और जैविक घटक के अंतर्गत हम पादप के बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे और सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऊर्जा संगठक के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक संगठक, हमारा पॉइंट क्या है? जैविक संगठक। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो चीज़ है वो है पादप, प्लांट्स। ये क्या है? तो प्लांट्स के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पादप जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो पादप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पादप नहीं होंगे तो हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, मानव, जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो आप किसी को भी ले लो, मानव को ले लो, जंतुओं को ले लो या फिर सूक्ष्म जीव को ले लो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। किस पर? पादपों पर। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको एकदम याद हो जाए, माइंड में बैठ जाए। अब देखो, मानव कैसे पादप पर निर्भर? भाई मानव कैसे निर्भर पादप पर? आप ये बोलेंगे कि कुछ मानव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी हैं, वो तो सब्जियों को नहीं खाते हैं, है ना। सब्जियों को क्या करते हैं? नहीं खाते हैं। तो वो कैसे पादप पर आश्रित हैं? वो कैसे पादप पर निर्भर हैं? तो उसको हम समझते हैं। तो कुछ मानव तो डायरेक्ट का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष रूप से क्या है? पादप पर निर्भर है। मतलब कि ये वैसे मानव हैं जो सब्जी वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक, फल खाते हैं। ये सभी क्या है? फल किससे मिलता है? हमें पादप से मिलता है। सब्जी किससे मिलती है? पादप। चावल किससे? रोटी किससे? पादपों से मिलती है। तो जो मानव ये सारी चीजें खाते हैं, जो जीव, मानव नहीं करेंगे, हम जीव लेते हैं, है ना, जीव लेते हैं। जीव के अंतर्गत वो भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे। ठीक, तो जो जीव ये सारी चीजें खाते हैं, जैसे कि मानव, वो शाकाहारी कहलाएंगे, ये तो आपको पता है। पॉइंट ये है कि ये प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। अब हमने कहा कि शेर जो है ये तो कोई सब्जी नहीं खाता, कोई फल नहीं खाता, न दाल खाता, न रोटी खाता है। तब ये प्लांट पे कैसे निर्भर है? ये क्या खाता है? हिरन खाता है, खरगोश को मार के खा जाता है ना। अब खरगोश क्या खाता है? खरगोश घास खाता है। अब जब घास खाता है तो घास क्या है? पादप है ना। जब ये पादप है तो पादप को खरगोश ने खाया, खरगोश को शेर ने खाया। तो ये क्या है? शेर भी तो किसी न किसी रूप में खरगोश पर निर्भर है और खरगोश किस पे निर्भर है? घास पर। तो आप प्रत्यक्ष रूप से ये किस पे निर्भर है? पादप पर। ठीक, आप प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? पादप पर। अगर पादप नहीं होता तो खरगोश जिंदा नहीं होता, खरगोश जिंदा नहीं होता तो शेर जिंदा नहीं होता, भूख के मारे मर जाता। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी के सभी जीव जो हैं वो किस पे निर्भर है? पादप पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हरे पौधे अपना भोजन, यहाँ पर भजन लिखा है, को भोजन बना लेंगे, स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषित होते हैं, आउट्रोप्स होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था स्वपोषित और परपोषित क्या होते हैं। जैसा यहाँ दिया गया है
हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः यह स्वपोषित होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषित है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर है वो क्या है, परपोषित है। स्वपोषित मतलब जो स्वयं के द्वारा अपना पोषण करता है, परपोषित मतलब जिनका पोषण कोई दूसरा करता है। अब जैसे हमने शेर का एग्जाम्पल लिया था, है ना, शेर का पोषण कौन करता है, खरगोश करता है। भाई खरगोश अपनी जान गंवा के इसका पोषण करता है। हिरन, हिरन शेर का पोषण करता है। अब हिरन का पोषण कौन करता है, पादप करता है। लेकिन पादप का पोषण कौन करता है, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी प्रकार के पादप होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। परपोषित जो दूसरों पर निर्भर है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाई थी प्लांट की, जिसको देखकर आप थोड़ा सा माइंड को अपने फ्रेश करें, क्योंकि प्रकृति के बीच में यदि आप रहेंगे तो आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। यहाँ पर मैंने हरे भरे कुछ पौधे लगाए हैं, आप इनको देख लीजिए। ये एक पौधा लगाया, ये फूलों का पौधा हमने लगा दिया 2-3, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पादप्स हैं, ठीक है। पादप्स नहीं बोलेंगे, पादप बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करेंगे हम जीव की। किसकी बात करेंगे, जीव, क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत हमने 3 चीज़ें देखी थी, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। तो पादप के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब जीव के बारे में पढ़ेंगे। जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। चलो जीव के बारे में कुछ पॉइंट हम देखते हैं। जीव के बारे में जो हमारा पहला पॉइंट है, जीव के बारे में पहला पॉइंट है कि अधिकांशतः जीव परपोषित होते हैं। अधिकांश जीव क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, मतलब कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इनका पोषण कोई और करता है, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्वपोषित होते हैं। भाई अधिकांश का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा 99% जीव जो हैं वो परपोषित होते हैं, लेकिन 1% जीव जो हैं वो स्वपोषित भी होते हैं। बड़े साइज के जीव तो 100% परपोषित होते हैं, लेकिन छोटे जो जीव हैं वो स्वपोषित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया ये है स्वपोषित, ये किसी पर भैया निर्भर नहीं रहता, है ना, ये अपना काम स्वयं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परपोषित जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों एवं साधनों पर निर्भर रहते हैं, बता चुके आपको। अब इम्पोर्टेंट ये है, क्या इम्पोर्टेंट है, परपोषित जीव होते कितने प्रकार के हैं ये आपको समझना है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परपोषित जीव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। परपोषित जीव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सैप्रोफिट्स। परजीवी, पैरासाइट। नेक्स्ट हमारा है प्राणी समभोजी, होलोजोइक। तो ये 3 प्रकार हैं परपोषित जीव के। परपोषित जीव के कितने प्रकार भैया, 3 प्रकार हैं, ठीक। कौन कौन से, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी। अब मृतजीवी क्या है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, एकदम आसान छोटी सी बात है, समझ लो, हमेशा याद रहेगा। मृतजीवी वो हैं जो अपना भोजन मृत पादपों, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। एक बार और समझ लो, मृत जीवी वे जीव हैं जो अपना भोजन मृत पादपों और मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, वो क्या हैं, मृत जीवी हैं। यहाँ पर लिखा गया है वे जीव जो मृत पौधों एवं जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी हैं। आगे बढ़ते हैं, परजीवी क्या है, वे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर देखो जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। शेर इसका एग्जाम्पल है, इसी का है। आगे बढ़ो, प्राणी समभोजी कौन है, वे जीव जो अपना भोजन अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा अपने मुंह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से खाना खाते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुत्ता हो गया,
क्या ये अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं? बिल्ली हो गई, ये सभी अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समभोजी कहलाते हैं। ठीक है, प्राणी समभोजी इनको कहेंगे, होलीजोइक, होलोजोइक कहेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि परजीवी को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो कुछ, यहाँ पर कुछ इमेज दी गई हैं। अच्छा, ये इमेज जो है थोड़ा सा गलत सेट हो गई है। ये इमेज जो है, ये इमेज सूक्ष्म जीवों की इमेज है। ठीक है, किसकी इमेज है? जब सूक्ष्म जीव अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ये उनकी इमेज है। फिलहाल ये पहले आ गई, तो अभी आप इसी स्लाइड पे देख लो, ये हैं सूक्ष्म जीव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो जैविक संगठक के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं, 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई। पहली चीज क्या हमने पढ़ा? पादप। दूसरी चीज हम क्या पढ़ चुके हैं? दूसरी चीज हम पढ़ चुके हैं जीव, है ना, जंतुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से हमारा जैविक घटक भी खत्म हो जाएगा। अब हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, तो जैविक घटक भी हमारा खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, ये इन्हें वियोजक भी कहते हैं। वियोजक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ फोड़ के अलग अलग कर देना, किसी चीज को तोड़ के बर्बाद कर देना, वियोजक का काम है। ठीक है, किसका काम है तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देना? वियोजक का काम। वियोजक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? हम डीकम्पोजर बोलते हैं। ये मृत पौधों, जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित कर देते हैं। जैसे पेड़ बन गया भाई, पेड़ बन गया। अब सूक्ष्म जीवों का काम है, जब ये मान लो पेड़ गिर गया, तो सूक्ष्म जीवों का काम है इस पेड़ को सड़ा गला के फिर से मिट्टी बना देना। इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। ठीक है, और जो करता है उसको हम वियोजक कहते हैं। करने वाला कौन है? सूक्ष्म जीव है। इनको हम क्या कहेंगे? वियोजक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आई होप समझ गए होंगे। चलो, तो सूक्ष्म जीवों का काम क्या है भैया? मृत पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें वियोजित कर देना, खत्म कर देना, मिट्टी में मिला देना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसी वियोजन क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, इनको भोजन कहाँ से मिलता है? जब ये कार्य कर रहे होते हैं, वियोजन का कार्य कर रहे होते हैं, सड़ाने गलाने का काम कर रहे होते हैं, तब ये अपना भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव हैं क्या? तो बैक्टीरिया और कवक जो हैं, यही क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इमेज आपको दिखाया था, ये ठीक है, कोरोना वायरस आया था अभी जो, ये सभी के सभी क्या है? बैक्टीरिया। और ये तो वायरस है, बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस नहीं आएगा इसमें। फिलहाल आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, देखो अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली वो समझ लो, है ना। इसलिए हमने स्लाइड उसी हिसाब से सेट करी कि आपको ने पढ़ी क्या क्या चीजें। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपने कितनी सारी चीजें पढ़ डाली, अगर आपको याद नहीं कि हमने पढ़ा क्या गया, तो फिर बेकार है वो पढ़ाई, है ना। तो आपको ये याद हो, कम से कम पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। तो अभी देखो, हमने कहा कि पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ रहे थे। भौतिक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा, ये 3 घटक होते हैं। भौतिक घटक के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैविक घटक में पादप जीव और सूक्ष्म जीव के बारे में, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम ऊर्जा घटक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम ऊर्जा घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा घटक के अंतर्गत जो है सूर्य का प्रकाश आता है। ऊर्जा घटक के अंतर्गत कौन आता है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश के बारे में अब हम पढ़ने चल रहे हैं। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया कि अभी तक आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत क्या आता है? सूर्य का प्रकाश आता है। इसको पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट हमारा है, इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक,
सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर पक्षों लिखा है, ये पक्षों कह लो या फिर पहलुओं कह लो, ठीक है, को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर सम्मिलित में टाइपिंग मिस्टेक है, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो, ठीक है। ये सम्मिलित है, सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? ऊर्जा घटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? सूर्य का प्रकाश और सौर विकिरण को एवं इनके मध्य विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? ऊर्जा घटक में। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। सूर्य की ऊर्जा क्या करती है? सभी जीवों के क्रियाकलाप एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करती है? तो सूर्य की ऊर्जा प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पृथ्वी पर उपस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम रूप है। पीछे हमने अभी आपको बताया कि सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का अंतिम रूप है वो कौन है भैया? वो है सूर्य। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का अंतिम रूप कौन है? सूर्य। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। देखो इसको समझ लो कैसे ये अंतिम रूप है, ठीक है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, समझो इसको, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो अभी हमने समझा कि जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, और चाहे वो सर्वाहारी हो, चाहे वो दोनों खाता हो, है ना। शाकाहारी कौन है? जो सिर्फ पादपों पर निर्भर है, वो क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है? जो सिर्फ मांस पर निर्भर करते हैं, मांस खाते, वो मांसाहारी। और जो पादप एवं मांस दोनों खाते हैं वो क्या है? वो सर्वाहारी हैं। तो हमने देखा कि सूर्य पर पादप निर्भर, पादप पर सारे जीव निर्भर, सारे जीव में हम भी आ जाते हैं। तो हम भी, हमारी ऊर्जा का स्रोत क्या है? पादप है। पादप क्या है? सब्जी, फल, फूल, यही सब खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और पादप किस पे निर्भर है? सूर्य पे निर्भर है, सूर्य से इनको ऊर्जा मिलती है। तो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, यहाँ पर ब है, यहाँ पर वह होना चाहिए, ठीक है। तीव्रता जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब कि किसी भी तरंग की जो लंबाई है, कोई भी तरंग, उसकी जो लंबाई है उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। वेवलेंथ, जैसा कि यहाँ पर आपको लेंथ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अवधि, अवधि क्या है? दिन का समय। दिन का समय अगर कहीं पर 24 घंटा है, कहीं पर 25 घंटे भी होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है पौधों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और अवधि, दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर भाई जैसे मान लो सऊदी में आप चले गए, दुबई में चले गए, अगर यहाँ पर हमारे यहाँ 6 बजे शाम होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और किसी देश में 6 बजे ही शाम हो। वहाँ पर हो सकता है कि हमारे यहाँ जब 6 बज रहे हों तो वहाँ पर दिन के 5 बज रहे हों, या दिन के 4 बज रहे हों, दिन के 3 बज रहे हों। ऐसा आपने देखा होगा, सुना भी होगा कई बार, ठीक है। तो क्या है कि पौधों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी तरंगदैर्घ्य उसको मिल रही है, उसी हिसाब से वो अपना ग्रोथ करेगा। प्रकाश की तीव्रता क्या है? किस तीव्रता से प्रकाश आ रहा है वो भी मैटर करता है। प्रकाश की और अवधि, दिन का समय क्या है ना, दिन का समय क्या है, वो भी प्रकाश पौधों पर प्रभाव डालता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह भी प्रभावित होती है, और वृद्धि में भी प्रभाव डालता है कौन? प्रकाश। और प्रजनन में भी कौन प्रभाव डालता है?
प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे ये पॉइंट कि प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रभाव डालता है, उसकी वृद्धि में प्रभाव डालता है और प्रजनन की क्रिया में भी प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 2 पॉइंट आपको और ध्यान में रखने हैं प्रकाश से जुड़े हुए। ठीक है, प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भाई प्रकाश जो है वो पुष्पन में, मतलब कि पुष्पन, भाई प्रकाश जो है जितने भी पादप होते हैं अपना भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश से ही तो बनाते हैं। प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बीज अंकुरण में प्रकाश मदद करता है। पादप वृद्धि में, जब पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा प्रकाश से तो वृद्धि कैसे करेगा, तो मतलब कि सूर्य जो है पादप की ग्रोथ में, पादप की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पौधों तथा फसलों में पुष्पन और फला जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यस, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट लगता है या फिर इस क्लास के रिप्रेजेंटेशन में कोई समस्या आपको दिखाई देती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो समझ लो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पूरा इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी पढ़ने का फ्री में मौका मिले। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।